नामदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों का रंगत का पीला पड़ जाना, इनमें नकाहत और कमज़ोरी का बहुत ज़्यादा हो जाना, बार बार खून लगवाने की ज़रूरत महसूस होना, उम्र के हिसाब से कद और वज़न का ना बढ़ना, जिगर और तिल्ली का बढ़ जाना। हाँ, मैं हूँ प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्राम लाहौर और आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया के बारे में। बच्चों में थैलेसीमिया क्यों होता है, इसकी अक़साम क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है, और अगर किसी ख़ानदान में थैलेसीमिया का बच्चा पैदा हो जाता है तो क्या उसे ख़ानदान को अपनी मज़ीद फैमिली को बढ़ाना चाहिए, और अगर दोबारा फिर प्रेगनेंसी हो जाए तो फिर हमें क्या एहतियात करनी चाहिए ताकि नेक्स्ट आने वाला बच्चा थैलेसीमिया का मरीज़ ना हो। थैलेसीमिया से मुराद ये है कि खून की कमी हो जाना। दरअसल हमारे जिस्म के अंदर खून के सुर्ख ज़र्रात हैं जिनका काम है पूरे जिस्म को ऑक्सीजन सप्लाई करना, ताकि हमारे जिस्म के तमाम सेल्स जो हैं वो खुराक को ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। कभी ऐसा होता है कि माँ बाप बज़ाहिर सेहतमंद होते हैं और उनके बच्चों के अंदर जो है वो थैलेसीमिया का मर्ज़ आ जाता है। ये एक मौरूसी मर्ज़ है, लेकिन हम कहते हैं कि माँ बाप तो बिल्कुल ठीक थे, फिर बच्चों में ये थैलेसीमिया कहाँ से आ गया। तो उसकी वजह ये है कि हमारे पॉपुलेशन जो है उसका तकरीबन 5 से 8% अफराद जो हैं वो थैलेसीमिया माइनर का शिकार हैं, यानी वो मरीज़ हैं जिन्हें में थैलेसीमिया की कोई अलामत नज़र नहीं आती, उन्हें कभी खून लगवाने की ज़रूरत महसूस भी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद जब ऐसे लोगों का जो थैलेसीमिया माइनर के मरीज़ होते हैं, जब उनकी आपस में शादी हो जाती है तो उनमें जो बच्चे पैदा होते हैं इनमें से 25% बच्चे वो होते हैं जो मेजर थैलेसीमिया के होते हैं। 25% बच्चे वो होते हैं जिनमें थैलेसीमिया के कोई भी अलामत नहीं होती, यानी वो थैलेसीमिया के पेशेंट नहीं होते, मगर उनमें 50% बच्चे जो होते हैं वो थैलेसीमिया के कैरियर होते हैं। जिस तरह उनके माँ बाप जो थे थैलेसीमिया के जीन्स के कैरियर थे, बिल्कुल ये भी वैसे ही होता है, थैलेसीमिया के जीन्स के कैरियर होते हैं। हमारे आरबीसीज के अंदर जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो 4 जो है अल्फा चेन्स पाई जाती हैं और 2 जो है वो बीटा चेन्स पाई जाती है। यानी अगर हम ये कहें कि थैलेसीमिया की अक़साम क्या थे, हम कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। हमारे पाक हिंद के अंदर ख़ास तौर पर ये जो हमारे मशरक़ी ममालिक हैं साउथ एशिया, इसके अंदर ज़्यादातर जो वो बीटा थैलेसीमिया पाया जाता है कंपैरेटिवली टू अल्फा थैलेसीमिया। बेशक दोनों ही बड़ी रेयर होते हैं, लेकिन फिर भी बीटा थैलेसीमिया जो है वो अल्फा थैलेसीमिया से जो मकदार में ज़्यादा पाया जाता है। दरअसल ये जो अल्फा चेन्स जो होती हैं, ये बीटा चेन जो होती हैं, ये एक जीन्स के थ्रू बनती हैं जो कि हमारे क्रोमोसोम्स में होती हैं, और अल्फा थैलेसीमिया के जो जीन्स होते हैं वो हमारे क्रोमोसोम नंबर 16 पे होती हैं और इनकी तादाद 4 होती है, जबकि बीटा थैलेसीमिया को ये है अब इसकी जो चेन्स बनाते हैं वो जीन जो हमारे क्रोमोसोम नंबर 11 पे होते हैं और उनकी तादाद 2 होती है। अगर बीटा थैलेसीमिया इसमें एक जीन डिफेक्टिव हो, यानी उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए, तो फिर जब बीटा थैलेसीमिया माइनर होता है, लेकिन अगर ये दोनों ही जीन्स उसके डिफेक्टिव हो जाए, इनमें म्यूटेशन हो जाए, तो ज़ाहिर है कि बीटा चेन नहीं बनेगी और इस तरह पेशेंट जो है जो बच्चा पैदा होगा वो मेजर थैलेसीमिया का होगा। अब ये जो जब इस तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो चेन नहीं, अल्फा चेन या बीटा चेन नहीं बन रही होती, तो इसमें होता क्या है कि जो हमारे आरबीसीज बनते हैं वो अपने साइज में छोटे होते हैं, वो शेप उनकी बिल्कुल डिफरेंट होती है हेल्दी जो आरबीसीज होते हैं उनसे, उनका कलर भी डिफरेंट होता है, और ये इमेच्योर होते हैं, ये बहुत जल्दी जो है वो
इनको डिस्ट्रक्शन हो जाती है, यानी ये अपनी जो नॉर्मल जो आरबीसीज है उनकी जो लाइफ है वो तो 120 डेज है। लेकिन ये बच्चे जिनके अंदर ये जीन्स डिफेक्टिव होते हैं, जिनकी वजह से उनका अल्फा चेंज या बीटा चेंज नहीं बन रहे होते और इनका जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी का वो अंडर साइज रह जाता है और उसके अंदर लचक भी नहीं रहती। जैसे कि नॉर्मल आरबीसी के अंदर लचक होती है, वो सेप्लिन के आर्टरीज में से बड़े आराम से पास हो जाते हैं। लेकिन ये जो थैलेसीमिया पेशेंट के आरबीसी होते हैं, जब वो इसमें से सेप्लिन आर्टरी में से पास होते हैं तो वो रप्चर हो जाते हैं और बहुत जल्दी जो है वो जिस्म के अंदर खून की कमी होना शुरू हो जाती है। अब ज़ाहिर है जब जिससे ये आरबीसी रप्चर होंगे, टूटेंगे, अपने नॉर्मल लाइफ के ऊपर क्या होगा, फिर खून की कमी वाक़या होना शुरू हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, जब आरबीसीज रप्चर होंगे तो उनसे एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम जो है बिलिरुबिन कहते हैं। और ये बिलिरुबिन जब ज़रूरत से ज़्यादा जिस्म में बनना शुरू हो जाए, यानी अगर आरबीसीज बहुत जल्दी टूटना शुरू हो जाए तो इनकी तादाद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कलर, स्किन का जो कलर है वो येलो होते हैं और पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है। फिर इसके साथ ये होता है कि जब आरबीसी टूटते हैं, जहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है वो जो है इसमें, जैसे मैंने बताया कि पहले कि वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका सेकंड पार्ट जो हीम है जिसे हम फौलाद कहते हैं, उसकी तादाद भी जिसमें बढ़ना शुरू हो जाती है और बॉडी जो है वो ओवरलोड हो जाती है फौलाद की वजह से। और जिसको चेक करने के लिए हमारा अलग से टेस्ट है जो वही मैं आपको बताऊंगा। जब ये बॉडी के अंदर फौलाद ओवरलोड हो जाएगा तो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। सबसे ज्यादा ये डिपॉजिट होगा हमारे तिली के अंदर, हमारे जिगर के अंदर होगा, हमारे दिल के अंदर होगा और हार्मोन्स बनाने वाले जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर भी होगा। जैसे पेंक्रियास है उसके अंदर हो जाएगा, हमारे थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर हो जाएगा, हमारा पैराथायराइड ग्लैंड है वहां पर हो जाएगा। इस तरह से हमारे ये जो फेरेटिन लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी जो है जिस्म में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। अब हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं कि इस पेशेंट को जो है वो थैलेसीमिया का पेशेंट है, तो कैसे डायग्नोज करेंगे, इसकी तशखीस कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ तो हम उसका सीबीसी चेक करवा लेंगे और हम देखेंगे कि इस पेशेंट के अंदर जो है एचबी का लेवल कम है, यानी इसमें खून की कमी है। और जिस वक्त आरबीसी जल्दी टूट रहे होते हैं तो बोन मैरो क्या करता है, वो जरूर से ज्यादा प्रोडक्शन शुरू कर देता है आरबीसी बनाने की। लेकिन वो जो आरबीसी बनने की जरूरत है वो इमेच्योर होते हैं, उनकी आरबीसी की तादाद तो ज्यादा होती है लेकिन वो इमेच्योर आरबीसीज होते हैं। अगर हम कोई स्पेसिफिक टेस्ट करना चाहें कि ये वाकई पेशेंट जो है वो थैलेसीमिया का है, तो उसमें हम HbA और HbF चेक करवाते हैं। HbA का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन फॉर एडल्ट्स और HbF जो होता है वो हीमोग्लोबिन फॉर फीटस, यानी छोटे बच्चे जिनकी उम्र अभी 3 से 4 माह तक होती है उनके अंदर HbF की तादाद ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बाले बड़े होते चले जाते हैं फिर HbA की तादाद बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे लोग बच्चे जो थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं उनके अंदर HbF की तादाद जो होती है वो ज्यादा होती है। ये कंफर्म करता है कि ये बच्चा जो है थैलेसीमिया का पेशेंट है। सेकंड, इससे में ये भी पता चल सकता है कि ये थैलेसीमिया पेशेंट के जो है वो मेजर का पेशेंट है या ये माइनर का पेशेंट है, इससे भी हमें पता चल जाता है। अगर हम इसकी पेचीदगियों की तरफ देखना चाहें तो फिर हम LFT चेक करवाएंगे, इसलिए कि पेशेंट का जब आरबीसी टूटते हैं तो क्या होता है, बिलिरुबिन ज्यादा मिकदार में बनती है तो लीवर को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से लीवर के फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस पेशेंट के हमें RFT को चेक करवाना होता है, गुर्दों के टेस्ट भी करवाने होते हैं। इस पेशेंट के जो हमें हार्ट के टेस्ट करवाने होते हैं, यानी उसका एक्सरे करवाना होता है, उसका ECG करवाना होता है, उसका अल्ट्रासाउंड भी करवाने होते हैं जिससे हम कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। उसकी वजह यह है कि जब पेशेंट के अंदर खून की कमी हो जाती है तो बॉडी को ऑक्सीजन तो चाहिए और हार्ट को क्या है, वो अपने रेट को बढ़ा देता है, वो अपने पंपिंग पावर को बढ़ा देता है, वो अपने स्पीड को बढ़ाता है। जब वो जरूर से ज्यादा पंप करना शुरू कर देता है तो हार्ट का साइज इनलार्ज कर जाता है। इस तरह हमने कहा कि फिर हम इस मरीज का जो है सेप्लिन के भी टेस्ट करवा लेते हैं। हम इस पेशेंट के चूंकि बताया कि ये फैरम जो है वो डिपॉजिट हो जाता है इस पेशेंट के जो है वो पेंक्रियास के अंदर,
तो ये बच्चे जो थे बहुत जल्दी डायबिटिक भी हो जाया करते हैं। ऐसे पेशेंट को जो हम पैराथायराइड और थायराइड के टेस्ट भी करवाते हैं, क्योंकि फेरम जो आयरन जब वहाँ जाके डिपॉजिट होता है तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम्स पैदा करता है। तो इससे हमें तशखीस हो जाती है कि ये बच्चे जो थैलेसीमिया का पेशेंट है। लेकिन अगर इन बच्चों के पेरेंट्स का भी अगर हम ये HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करवाएं, यानी उनका भी HbA और HbF का टेस्ट करवाएं, तो उससे भी कंफर्म हो जाएगा कि इनके पेरेंट्स जो हैं ये भी थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट हैं। बेशक थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट जो है उसके अंदर कोई अलामत नहीं होती थैलेसीमिया की, ना उनमें खून की कमी होती है, ना उनको नकात होती है, ना उनका वेट कम होता है, उनकी ग्रोथ भी सही होती है, बट वो कैरियर ज़रूर होते हैं और उन्हीं की वजह से आगे बच्चों के अंदर ये जीन्स के ज़रिए ये मर्ज़ आगे फैलता चला जाता है। अब अगर हम इलाज की बात करें तो एलोपैथी के अंदर इसके इलाज तो सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही है, और बच्चों को मेजर जो जिनको थैलेसीमिया है उनको तो फिर बार बार जो है वो हर 15 दिन के बाद, 3 हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवानी ही पड़ती है। इसके अलावा उनके पास उसका कोई और हल नहीं है। लेकिन अगर हम तिब्बी यूनानी और नज़र महमद आज़ा के मुताबिक देखें कि थैलेसीमिया क्या है, तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब मिलेगा आपको कि तिब्ब के अपने पैरामीटर्स होते हैं किसी मर्ज की तशखीस के। अब वो क्या पैरामीटर्स हैं? तिब्ब मर्ज को क्या कहती है? अखलाक के तवाज़ुन का बिगड़ जाना मर्ज है। तो अखलाक में हम देखते हैं जब खिलते बलगम ज़्यादा बढ़ जाती है जिस्म के अंदर तो RBC के प्रोडक्शन कम हो जाती है, अनीमिक वहाँ भी पेशेंट होता है। जबकि खिलते सौदा की तादाद ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर RBC की तादाद ज़्यादा बढ़ जाती है, और ज़्यादा तादाद बढ़ने की वजह से RBC टूटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सफोकेशन हो जाती है, सांस प्रॉपर नहीं ले रहे होते, ऑक्सीजन कम हो जाती है, इस वजह से भी अनीमिया हो जाता है। लेकिन ये जो थैलेसीमिया का मर्ज है, जब हम बड़े गौर करेंगे तो ये खिलते सफरा की ज्यादती से होता है, क्योंकि खिलते सफरा जब अपनी अकाली कैफियत में आता है तो ये RBCs को तहलील करना शुरू कर देता है, RBCs को टूटना शुरू कर देता है, तोड़ना शुरू कर देता है। यही तो हम थैलेसीमिया पेशेंट में देख रहे हैं कि उसके RBCs टूट रहे होते हैं, तभी तो फेरेटिन लेवल बढ़ रहा होता है, तभी तो उसका बिलीरुबिन लेवल बढ़ रहा होता है, तभी तो उसका सेप्लिन इलाज कर रही होती है, तभी तो उसका हार्ट जो है लिवर इलाज कर रहा होता है, तभी तो उसका हार्ट इलाज कर रहा होता है। तो तिब्बी कदीम बाकायदा इसके इलाज बताती है, अगर हम गैर तबी सफरा को जिस्म से खारिज कर दें तो सफरा की जो अकाली कैफियत है वो ख़त्म हो जाएगी, RBCs टूटना बंद हो जाएंगे और पेशेंट को जो खून लग रहा था उसका वक्फा ऐसा ऐसा बढ़ता चला जाएगा। अब यही इस तिब का कमाल है कि वो मर्ज को जड़ से ख़त्म करती है, वो मर्ज की एक वजह को बयान कर देती है। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर हम सफरा को जिस्म में खारिज कर दें और आयरन को जिस्म से खारिज कर दें, हमारे जो ऑर्गन जो डिफेक्टिव हो रहे थे, यानी लिवर जो इलाज हो रहा था, अगर उसको हम नॉर्मल साइज पे ले आए, सेप्लिन जो इलाज हो रही थी जिसकी वजह से बार बार बॉडी में इन्फेक्शन होते, खासकर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं पेशेंट को, तो वो हो रही थी, वो नॉर्मल पे आ जाएंगी। तो क्या ख्याल है कि वो बच्चा थैलेसीमिया का जिसे बार बार खून लगाने की जरूरत पड़ रही थी, अब वो वक्फा बढ़ नहीं जाएगा। हम मर्ज का रूट से इलाज करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि तिब के बदन जो है तशखीस का अपना तरीका इलाज है, अपना तरीक़ाकार है, इसके अपने पैरामीटर्स होते हैं और इसके इलाज के भी अपने तरीक़ेकार होते हैं। इसके लिए मैं आपको सादा सा नुस्खा बताता हूँ। वो लोग जिनके बच्चे जो हैं वो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह वो देखेंगे कि कुछ अरसा लगातार इस्तेमाल करने से, चाहे वो 6 माह करना पड़े, चाहे वो साल करना पड़े, चाहे वो 2 साल करना पड़े, ऐसा ऐसा वो थैलेसीमिया के मर्ज से निजात पा लेंगे। उन्हें बार बार खून लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तिब का कमाल है। सफरा को खारिज करने के लिए हमारे पास क्या है? सफरा का मिजाज तिब क्या कहती है? गर्म और खुश्क कहती है। और इसका इलाज क्या करती है? वो सरद और तर अद्वियात के साथ करती है। अब ऐसा मरकब हम मरीज को दे दें जिसका मिजाज सर्द और तर है, और ख़िज़ाएँ भी ऐसी दें जो सर्द और तर हैं। ऐसी ख़िज़ाओं को बंद कर दिया जाए जिसके अंदर आयरन ज़्यादा होता है, जिसके अंदर फौलाद ज़्यादा होता है, जैसे कि हमारे पास आंवले का मुरब्बा है,
जैसे हमारे पास और फौलाद के बहुत सारे शरबत मार्केट में अवेलेबल हैं, तो ऐसे पेशेंट को कभी फौलाद के मुरक्कबात मत दीजिएगा, इससे उसका मर्ज़ और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो नुस्खे की तरफ आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपने लेना है कलमी शोरा खालिस हो, ये ज़रूर देखिएगा सिंथेटिक ना हो, खालिस कलमी शोरा लेना है आपने। ये सपोज़ आपने लिया ये 20 ग्राम, तो 20 ग्राम ही आपने लेनी है जौखार, ये भी पंसारी से आपको मिल जाएगी। और 20 ग्राम आपने लेने हैं कासनी के बीज, हम इसे तुख्मे कासनी कहते हैं, 20 ग्राम आपने ये लेने हैं। और आपने 20 ग्राम ही गुल सुर्ख लेने हैं, जिसे हम गुलाब के फूल कहते हैं। ये देख लीजिएगा, ये गुलाब ईरानी है, जिसे हम सुच्चे फूल भी कहते हैं। ये सुर्ख रंग के फूल नहीं लेने, आपने इस तरह के पिंक कलर के जो डाइट गुलाब के रोज़ जो है वो आपने लेना है। ये पत्तियों की शक्ल में मिलेंगे, खुश्क मिलेंगे, आपने ये लेने हैं। यानी सारी चीज़ें आपने 20-20 ग्राम लेके इनको अलग अलग पाउडर कर लीजिएगा और इनको फिर मिक्स कर लीजिएगा। उसमें आपने लेना है एक बच्चे की उम्र 1 ग्राम या आधा ग्राम जो है, बल्कि छोटा बच्चा है जिसकी उम्र अभी तकरीबन जो है वो 2 साल है या 3 साल है, तो आप तो आधा ग्राम सुबह दोपहर शाम देना है। और उसमें एक रत्ती जो है आपने हर खुराक के अंदर जो डालनी है वो डालनी है ये दवा, जिसे हमारे तिब के अंदर बड़े लोग जिसे कुश्ता 12 सिंगा कहते हैं, कुश्ता कुरनोलैल कहते हैं। ये मेरा अपना बनाया हुआ है, मैं बाज़ार से कभी भी ये नहीं खरीदता। मुझे नहीं पता कि बाज़ार में जो पाउडर फॉर्म में मुझे जो चीज़ दी जा रही है, क्या वो गौदंती है या वो कुश्ता कुरनोलैल या कुश्ता 12 सिंगा है। आप देखें ये बिल्कुल साबित इसके कुश्ता मैंने तैयार किया है, ये ऐसे ही तैयार होता है वाइट इन कलर, फिर ये काम करेगा। जैसे मैंने बताया कि ये पेशेंट के चूखे जो तेली बढ़ जाती है, इसे बार बार इसे इन्फेक्शन हो रहती है, और ऐसे बच्चों को चेस्ट की इन्फेक्शन बार बार होती है। तो जो चेस्ट इन्फेक्शन के लिए तिब्बे कदीम ने कमाल की दवा दी है वो कुश्ता 12 सिंगा है, जो इतना सेफ होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। क्योंकि जब जिस्म में फौलाद बढ़ता है तो कैल्शियम की कम हो जाता है, और ये 12 सिंगा एक नेचुरल कैल्शियम है, एक ऑर्गेनिक कैल्शियम है, ये सिंथेटिक नहीं होता, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये गुर्दों में डिपॉजिट होकर जाके बाकी कैल्शियम की गोलियों की तरह गुर्दों का सत्यानाश नहीं करता, बल्कि ये फेफड़ों की खास तौर पर स्वेलिंग को उतारता है, और बच्चों को जो बार बार जो है चेस्ट इन्फेक्शन हो रही होती है वो इससे ठीक हो जाती है। एक तो आपने ये करना है। दूसरा करना है, बच्चों को पानी की जगह आपने अर्के बजूरी देना है। एक तो शरबत बजूरी है, उसी शरबत बजूरी का फार्मूला जो उसका अर्क निकाल दिया जाए या उनके अज्जा को बॉयल करके रख लिया जाए और बच्चे को पानी की जगह वो दिया जाए। तो ये भी क्या करेगा, जिस्म से सफरा को भी खारिज करेगा, और लेकिन बाकी एलोपैथी अद्वियात जैसे पेशावर होती हैं, इस तरह ये इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसबैलेंस नहीं करता, बल्कि ये सफरा की ज़्यादती को ख़त्म कर देता है। साथ आपने ये देना है। खाने के लिए जैसे मैंने बताया फौलाद के मुरक्कबात बिल्कुल नहीं देंगे, तो खाने में क्या देंगे, सिर्फ सब्जियाँ, टिंडे, गाजर, मूली, शलजम, घिया तोरी, दाल मूंग की आपने यही देनी है। हल्की सी काली मिर्च डालनी है, थोड़ा सा देसी घी या ऑलिव ऑयल डालना है। और अगर आप फलों में देना चाहते हैं तो इस मरीज़ को आपने सरदा दे सकते हैं, गरमा दे सकते हैं, खरबूजा दे सकते हैं, तरबूज दे सकते हैं। ये फल आपने देने हैं। सफ़ेद अमरूद दे सकते हैं, इवन पपीता भी दे सकते हैं। तो ये ग़िज़ा आपने मरीज़ को देनी है। साथ जैसे मैंने बताया, अगर इस तरह मुकम्मल तौर पे अच्छे अंदाज में बच्चे को आप ये मेरे बताए तरीके के मुताबिक इलाज करेंगे, आप खुद देखेंगे कि पेशेंट जो थैलेसीमिया के पेशेंट है, जिसको हर 15 दिन के बाद 1 महीने के बाद खून की बोतल लगा करती थी, ऐसा ऐसा उसका वक्फा बढ़ता चला जाएगा। और 5-6 महीने के बाद तो आप देखेंगे कि बच्चे को जो खून लग रहा है अब 2 से 3 महीने के बाद उसको लगने की ज़रूरत है। जिन उसका HB लेवल इतना जल्दी ड्रॉप नहीं होता था जितना कि पहले हो रहा था। और अगर इसी को आपने एक लंबा अरसा तक, 1-2 साल तक भी इस्तेमाल करवाएंगे ये नुस्खा और ये दवाएं और ये सारा एहतियाती तदाबीर, तो इंशाअल्लाह बच्चे को फिर खून लगवाने की ज़रूरत कभी भी महसूस नहीं होगी। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्राम लाहौर, बागबानपुरा, पाकिस्तान।